आर्ट सिर्फ ब्रश और कैनवस का खेल नहीं होता, बल्कि एक आर्टिस्ट की कहानी होती है जो दिल से निकलकर कैनवस तक आती है। आज हमारे साथ एक ऐसे विजुअल आर्टिस्ट मौजूद हैं जो अपनी कला से देश के कई शहरों तक अपनी पहचान बनाए हैं। स्वागत करते हैं श्री हरिपादो मुखी सर जी का। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। जैसे कि हमें पता चला आप जमशेदपुर से अपनी कैरियर शुरू किए हैं, सो आपको जमशेदपुर में ऐसा वो क्या चीज़ था जो आर्ट की तरफ आपको खींच लाया? देखिए, मैं अपने बारे में बोलता हूँ। मैं हरिपादो मुखी जमशेदपुर से विजुअल आर्टिस्ट हूँ और टीचर भी हैं अभी स्कूल में। मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ, मेरे को जहाँ तक याद है, हमको लग रहा हम स्टैंडर्ड 2 में थे और अब खूब बारिश का टाइम है। अब बारिश मेरा फेवरेट मौसम भी है। वेदर में सबसे मेरा फेवरेट मौसम बारिश है, क्योंकि वाटर कलर स्पेशलिस्ट इसलिए शायद हो सके बारिश मेरा फेवरेट हो सके। तो बारिश में हम लोग खूब खेलने के लिए गए मैदान में और अचानक से खूब बारिश हो रहा है। अब बॉल एक स्कूल के अंदर चल गया। मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ। जब बॉल चल गया तो सब बच्चे बॉल ढूंढने लगे। अब पता नहीं मेरे को क्या मन आया, तो अचानक से स्टिक उठाए और बालू में ही वहीं पर ही ड्राइंग बनाने लगे और एक पोर्ट्रेट बनाने लग गए। मेरा जर्नी वो जो लाइन स्टार्ट किए वहीं से मेरा लाइन स्टार्ट हुआ आर्ट के बारे में। अब कुछ लोग रोड से जा रहे थे, शायद उनका अब बहुत बिग साइज़ का पोर्ट्रेट बनाने लग गए। तो सारे लोग वहाँ पर देखे, अप्रिशिएट किए मेरे को। और उस टाइम 5 पैसा या 10 पैसा का ज़माना था, बहुत हुआ करता था हम लोग के लिए। तो वहाँ से 10 पैसा मेरे को कोई एक रोड से जाते हुए एक आदमी दिया गिफ्ट में मेरे को। और जर्नी मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ कि हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। ट्रैक तो पे हम उस ट्रैक पे जा सकते। वही मेरा पहला कैनवस था। सोचिए, एक सैंड जो है, गीला बालू जो है, वो मेरा पहला कैनवस था। सोचिए एक तरह तो का। वहीं से आपको लगा मेरा जर्नी, हाँ मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ। तब मेरे को समझ में आया कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या जो भी। बट मेरे को आर्ट का रुझान तो था ही, बट हम सीखना, जो मेरे को जो गुरु मिला वो स्टैंडर्ड 9 से हम सीखना स्टार्ट किए। खुद का अपना प्रैक्टिस चल रहा था, इम्प्रूवमेंट चल रहा था काफ़ी। स्कूल में बहुत ढेर सारा उस टाइम अवार्ड वगैरह भी लिए हम। स्कूल जो कंपटीशन वगैरह रहता है, करते करते जर्नी है। फिर बाद में मेरे को पता चला कि आर्ट सिखाया भी जा सकता है, सीखना भी चाहिए। तब फिर हम ज्वाइन किए अपना स्कूल, आर्ट स्कूल ज्वाइन किए फिर। और ये सिलसिला चलते रहा, आज भी यही है। और पढ़ाई में बहुत अच्छा रुझान था नहीं, इसी में ही मेरा जर्नी चलते रहा, बस ऐसी है। तो आपके फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में आपने सपोर्ट किया सबने आपको? हाँ, मेरे फादर जो है, हालांकि ये बहुत लंबा स्टोरी है, हम लोग के पास तो थोड़ा सा टाइम का कमी है, क्योंकि ये लंबा जर्नी है मेरा। और मेरे फादर जो है थोड़ा सा सपोर्ट किए मेरे को। पेरेंट तो सपोर्ट किए ही हैं, वो चाहते थे कि डॉक्टर या इंजीनियर बने। बट मेरा जर्नी जो है, मेरे को लग रहा कि जो गॉड गिफ्ट जो मेरा है वो हम रखे, क्योंकि ये एक तरह का आर्ट जो है सबका बस का बात नहीं। हालांकि पूरा दुनिया जो रहता है, हम लोग, आप गौर किए होंगे कभी कि पूरा दुनिया में जितने भी बच्चे या लोग होते हैं वो पहले आर्ट से ही शुरू करते हैं, पढ़ाई से शुरू नहीं करते हैं। आप पहले काका का कभी या ABCD नहीं लिखे होंगे, आप पहले लाइन से ही स्टार्ट किए होंगे। और ये सोचिए, हम लोग का जो ब्लड जो है स्टोन एज टाइम का ही है। आप सबसे पहले दीवार में लाइनिंग करना ही सीखे होंगे, बाद में काका का लिखे। तो ये ब्लड में था, एक तरह का गॉड गिफ्ट है। और ये प्रसाद जो भगवान मेरे को दिया, उसको हम ग्रहण किए और ये आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सही है सर। आपने 70+ एग्जीबिशंस अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, सोलो कॉम्पिटिशन्स इनफैक्ट किए हैं, तो ये इतनी कंसिस्टेंसी का सीक्रेट क्या है? देखिए, मेरे को सिंपल सा चीज़ है, ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलते गया जी। मेरे काम को, हम अपना काम को ही फोकस किए, अपना काम में ईमानदारी दिखाएं। और ये ईमानदारी का नतीजा है कि मेरे को प्लेटफॉर्म मिलते गया। प्लेटफॉर्म के पास हम नहीं गए, प्लेटफॉर्म मेरे पास आते रहा। जी जी। तो आपको वो फर्स्ट क्लिक या वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, कहाँ से मिली? ये स्कूल से मिला मेरे को। अच्छा। ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है आज भी। मेरी जो क्लास टीचर थी, जब हम स्टैंडर्ड 8 में पढ़ते थे, हर एक सब्जेक्ट में हम लास्ट बेंच में बैठते थे। ठीक है, सिर्फ ड्राइंग लास्ट पीरियड जो रहता था वो फर्स्ट बेंच में हम बैठते थे। तो मेरी आज भी मेरे को याद है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, बी मीन्स मेरी टीचर थी।
वो जब हमको एग्ज़ाम का टाइम में रोज़ बनाने मिला था मेरे को, तो जब हम रोज़ बनाए थे तो उनको लगा कि हम स्टिकर चिपका दिए थे उसमें, और उसके चलते मेरे को एक थप्पड़ मिला था कि तुम स्टिकर चिपका। फिर मैम के पास वो ड्राइंग गया, तो फिर मैम चेक किया तो पता चला कि ओरिजिनल पेंटिंग है। बस वहीं से मेरे को लगा कि हम कुछ और बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि वो स्टिकर नहीं था, ओरिजिनल पेंटिंग था मेरा। बस वही तब जर्नी। आप कौन से स्टैंडर्ड में थे? 8th स्टैंडर्ड में थे हम उस टाइम। सर, आजकल के डिजिटल ज़माने में आप ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की क्या वैल्यू रखते हैं? देखिए, डिजिटल का वैल्यू अलग है और पेंटिंग का हैंडमेड का वैल्यू अलग है। डिजिटल में वो काम नहीं आ सकता, वो टेक्सचर, वो टेस्ट नहीं आ सकता है जो हैंडमेड में टेस्ट आ सकता है। डिजिटल ज़माना अलग है, उनका पैटर्न अलग है, उनका टेक्सचर अलग है, लेकिन आप जो ओरिजिनल में जो टेक्सचर देंगे हैंड में, क्योंकि मेरा हाथ काम नहीं करता, मेरा दिमाग काम करता है। डिजिटल में भी आप डिजिटल में तब काम करोगे जब जो ज़माना है डिजिटल का, आपका दिमाग जैसा बोलेगा वो डिजिटल वो आपको करके देगा, लेकिन आप जो दिमाग से जो काम करोगे वो 100% नहीं देगा। लेकिन आपका हैंडमेड में जो काम करेगा वो आपको जो चाहिए, क्योंकि उसमें आपका फीलिंग्स होता है, डिजिटल में फीलिंग्स नहीं होता है, तो ये डिफरेंस होता है। आजकल जब लोग एक मास्टरपीस, आर्ट पीस को ख़रीदने जाते हैं तो वो मेनली प्रीफर करते हैं मतलब डिजिटल वर्क को। ट्रेडिशनल एंड हैंड पेंटेड जो भी आर्ट होते हैं, आर्ट पीसेस, तो वो बोलते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट एक्चुअली इज़ इट वर्थ एक्सपेंसिव? देखिए, पेंटिंग सबके बस का बात नहीं है, और हर दीवार में पेंटिंग नहीं लगना। पेंटिंग दीवार के लिए नहीं होता है। अगर आपका टेस्ट मेरे पेंटिंग में अगर है, आपका जो टेस्ट है मेरा पेंटिंग में, हम पेंटिंग एक्चुअल में बेचना चाहते नहीं है। सपोज़ मेरा पेंटिंग बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि वो मेरा फीलिंग्स है। आपको अच्छा लगा आप ले रहे हो, वो अलग बात है, दोनों में डिफरेंस होता है। डिजिटल में क्या है, डिजिटल में आप एक पेंटिंग को 10 तरह से बना सकते हो। आपका वो एक तरह का प्रिंट आउट निकाल के आप 100 प्रिंट निकाल सकते हो। पेंटिंग तो आपको एक ही लेना होगा। पेंटिंग एक ही बार बनता, वो चाहे एक दिन में बने या 100 दिन में बने, क्योंकि उसमें क्या होता है, फीलिंग्स होता है, आर्टिस्ट का फीलिंग्स होता है। डिजिटल में फीलिंग्स नहीं होगा। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फर्क है, कहाँ डिजिटल और कहाँ हैंडमेड, दोनों में है। ठीक है, तो ये और पेंटिंग हर दीवार के लिए नहीं होता है, और हर इंसान के लिए भी नहीं होता। पेंटिंग लगाना हर इंसान के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, रहा बात एक्सपेंसिव का, आप प्राइस का अगर बात करोगे, प्राइस लगता है कैसे भाई, उसमें मेहनत लगता है, फीलिंग्स होता है, वो ढेर सारा टाइम जाता है, टाइम वो खरीद रहा है मेरा, तो इसलिए पैसा लगेगा उसमें। ठीक है सर, आपके लिए आर्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर खुशी के लिए बनाते हैं, या फिर आप जस्ट पैशन फॉलो करते हैं? नहीं, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरा फीलिंग्स है। दूसरा, आर्ट को हम लोग एक तरह का मेडिटेशन बोल सकते हैं। आर्ट एक मेडिटेशन है। ठीक है, संघर्ष है, और आपको ईमानदारी से काम करना पड़ता है। जब आप घुसते हो अपना वर्क पे, चाहे वो आप देखे होंगे, आप जब फर्स्ट पेन खरीदते हो तो आप सबसे पहले क्या वर्क करते हैं, पेन को घिसते हैं आप डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करते हैं, पेन को पहले घिसते हैं। उसको बोलते हैं रिलेशनशिप बनाना, एक पेन को कागज़ के साथ रिलेशन बनाना। तो उस तरह से मेरा भी ब्रश जो है पेपर या कैनवस के साथ पहले रिलेशन बनाना पड़ता है, तब जाके फिर वर्क स्टार्ट होता है। सर, आपने तो कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी जज किए हैं, तो आपके लिए एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा वो क्या फैक्टर है जिसको आप देख के जज करते हैं या फिर उसको स्कोर्स देते हैं? ये तो वो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में जब जजमेंट हम लोग करते हैं, ये बहुत टफ मीडियम है। जज करना, किसी को जज करना बहुत टफ मीडियम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माइनर सा प्रॉब्लम होता है। हम लोग जब जज करने जाते हैं तो मेरे को लगता है कि हर एक, चाहे वो स्टूडेंट लेवल का हो या प्रोफेशनल लेवल का हो या किसी भी तरह का जजमेंट हो, तो जज करना ये टफ उस टाइम टफ हो जाता है जब सारा पेंटिंग जो है, मेरे को लगता है कि सारा पेंटिंग्स इक्वल है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते उस पर हम लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो रूल्स एंड रेगुलेशन बोलता है वो हम लोग को करना पड़ता है। तो जजमेंट करना काफ़ी टफ मीडियम है। आप अपने काम कर रहे हो अलग बात है, लेकिन जजमेंट करना काफ़ी टफ मीडियम होता है। तो इसलिए इस जगह में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जज तो अकेले होता नहीं है, क्योंकि बहुत ढेर सारा चीज़ में ऐसा भी होता है कि वो जो जज साथ में रहते हैं, या एक हो या दो हो, उनके साथ कंसिडर चलता है, हम लोग का आपस में डिस्कशन चलता है कि ये पेंटिंग का जर्नी क्या है या दूसरा पेंटिंग का जर्नी क्या है, इनका सोच क्या है, उनका सोच क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जज कैसे कर रहे हैं।
सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। पेंटिंग तो दिखता है, लेकिन उस पेंटिंग में उस बच्चे का जो वर्क किया है उस पर, उसका फीलिंग्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है जज करना। जी सर, आपके लिए पट्टचित्र, जो कि उड़ीसा का फेमस आर्ट फॉर्म, पट्टचित्र, हाँ। जी, तो आपके लिए वो सिर्फ एक आर्ट है या कल्चरल स्टोरी टेलिंग का माध्यम? नहीं, ये कल्चर स्टोरी का माध्यम है। आप अपना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। ठीक है। उस पर भी जैसे कि पट्टचित्र, पट्टा मतलब पत्ता होता है, और आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, या आजकल लोग उसको कैनवस में मीडियम पे ले आए हैं। पहले तो ये काफ़ी आजकल देखते हैं कि धीरे धीरे करके डिजिटल का ज़माना बोलिए, या फिर रुझान थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि ताम्रपत्र जो रहता है, ताम्रपत्र यानी कि ताल का जो पत्ता जो होता है, इस पे वर्क होता था, काफ़ी बारीकी कम होता है। ये हमको लग रहा है कि ये पेशेंस और लोग जो इधर उधर हो रहे हैं, इसके चलते धीरे धीरे करके कम ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंस लगता है, टाइम टेकिंग है, और काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस पर, तो इसलिए धीरे धीरे करके रुझान कम हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ईमानदारी से ही काम करते हैं उस पर, और कर भी रहे हैं। और हमारा काम मेरे को लगता है कि जितना इंडिया में ये नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, उतना वो पेंटिंग फॉरेन में जाता है, और फॉरेन में इनका काफ़ी मांग है। तो इंडिया में क्या है कि इनका मांग कम है, खुद के लोग ही खुद के लोग ही वैल्यू नहीं करते। या उड़ीसा के लोग हैं तो उनको दिन भर एक ही चीज़ दिख रहा है, या हो सके थोड़ा सा स्टाइल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है। सर, आपके लिए आप एक असली आर्ट पीस को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट आ गई हैं, चाहे वो मधुबनी हो, गोंड आर्ट हो, या फिर ट्राइबल आर्ट, उसके भी प्रिंट्स आ रहे हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं। देखिए, प्रिंट एक अलग मीडियम है और हैंडमेड एक अलग मीडियम है। अगर हम लोग बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उन्हें तो इतना फ़र्क पता नहीं चलेगा ना। हाँ, फ़र्क पता नहीं चलेगा। अगर ये चीज़ अगर इंटरेस्टेड है, आजकल बहुत सा बायर्स ऐसा होते हैं जिनको ये नॉलेज रहता है। अगर मेरा पेंटिंग अगर ख़रीद रहे हो, सपोज़ आप मेरा पेंटिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे से पहले तो ये क्वेश्चन करोगे पेंटिंग का एज कितना है, किसी भी चीज़ का एज कितना है, और वो मीडियम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कलर यूज़ करें, आप ये मेरे से क्वेश्चन करोगे पहले उनका सारा डिटेल, क्योंकि उस पेंटिंग को हमने जन्म दिया है। जब जन्म दिया तो भाई उनका किसी ना किसी चीज़ का एंडिंग तो होगा ही। और रहा बात जहाँ तक ये फोक आर्ट है, ये अधिकतर नेचुरल कलर में ही यूज़ होता है। आजकल क्या है, अवेलेबल नहीं है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो केमिकल कलर यूज़ करते हैं। बेसिकली अब रेडी है, तैयार कलर है, और नेचुरल कलर स्पेशली फॉर आपका शॉप में तो मिलता नहीं है, उनको जंगल से या कहीं से निकाला जाता है, तो आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके ये पेंटिंग जो है वो लुप्त हो रहा है। कारण यही है, और वो एक्सपेंसिव होता है पेंटिंग। जो पेंटिंग आप फैब्रिक कलर या किसी भी तरह का कलर से करोगे, वो पेंटिंग मान लीजिए सपोज एक 200 रुपये का पेंटिंग है, तो वो पेंटिंग आप अगर नेचुरल कलर आप जंगल जाओगे, ढूंढ के लाओगे कलर, नेचुरल कलर, काफ़ी मेहनत है, हो सके सप्ताह भर भी लगे या महीना भी लगे, तो आप क्या करते हो, उस पेंटिंग एक छोटा सा भी बनाते हो, तो उस पेंटिंग का जहाँ ये 200 रुपया हो तो वहाँ 2000 रुपया होगा, तो आप तो बेनिफिट 200 रुपया को देखने में तो सेम लगेगा, लेकिन दोनों का मीडियम अलग है, माध्यम अलग है दोनों का, तो इसलिए अलग अलग चीज़ है ये। जी सर, आजकल के यूथ को आप कैसे इंस्पायर करेंगे कि अपने स्टेट्स के, अपने रीजन के कल्चरल वो आर्ट फॉर्म को बचा के रखने को? देखिए, ये बचा के रखने वाला जो बात है, ये सिंपल सा चीज़ है। जिनको आर्ट में रुझान होगा, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट होगा, वो क्या कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो सबसे पहले तो हार नहीं मानना है। वो सब अगर हम लोग का टाइम में एक स्टिल लाइफ छोटा सा एक ड्राइंग दे दिए, तो सर हम लोग को अगर एक लाइन बोलते थे करने के लिए, ये लाइन को 100 बार करना है। तो आजकल का पेशेंस का कमी होने के कारण 2-4 लाइन करेगा, उसको लगेगा स्ट्रेट हो चुका है तो छोड़ देंगे हम लोग, तो वो छोड़ देते हैं। जबकि हम लोग एक लाइन को कम से कम 1 वीक तक करते थे हम लोग पहले। तो और रहा बात फोक आर्ट के ऊपर में, अगर फोक आर्ट के बारे में, तो जो पुराने लोग जो होते हैं उनके पास जाए, उसको देखें, सीखें, और उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये फोक आर्ट हमारा क्यों है, किस लिए है, किसके लिए है, कौन सा माध्यम से आप काम कर सकते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जी
सर अगर आपको एक मौका मिले मॉडर्न आर्ट और पट्टचित्रों को मिक्स करके कुछ बनाने को, एक कॉन्सेप्ट आर्ट क्रिएट करने को, तो वो कौन से थीम पे आप करना चाहेंगे? देखिए, आपका जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बट आपको ये समझना पड़ेगा मॉडर्न होता क्या है। अच्छा। आम आर्टिस्ट को जो थियोरिकल नहीं है, जिनको थ्योरी का नॉलेज नहीं है, या जिनको आर्ट के बारे में बहुत अच्छा जानकारी नहीं है, वो मॉडर्न आर्ट को लगेगा कि हाँ पेंटिंग ऐसे से घुमा दिया तो मॉडर्न आर्ट। नो, मॉडर्न आर्ट तब तक होता है जब तक आप कुछ न्यू बॉर्न किए हैं। आप उसको कोई भी स्टाइल आप न्यू बॉर्न किए हैं, जैसा हमारे साल्वाडोर डाली सुररेलिज्म पेंटिंग को बॉर्न किए हैं जी। पॉल पीटर रूबेन, है ना, जो रियलिस्टिक फॉर्म पे काम किए। उसके बाद आपका काफ़ी वेस्टर्न आर्टिस्ट जो अलग अलग माध्यम से काम किए, सुररेलिज्म पेंटिंग, रियलिस्टिक है, ये एक तरह उस टाइम तक मॉडर्न था। अगर आप बोलेंगे कि इसका सर मॉडर्न आर्ट में, हम मॉडर्न आर्ट नहीं कर सकते, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। हम एक फोक आर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहते। मॉडर्न आर्ट मीन्स ब्रेक करना, तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरा पेंटिंग जो है, फोक आर्ट जो है, उसको ब्रेक, हाँ डिफरेंट मीडियम से हम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा वो पेंटिंग ब्रेक हो, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। तो इस मामले में हाँ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ या किसी तरह का छेड़खानी हम नहीं कर सकते। ये मेरे लिए तो स्वभाव नहीं देगा मेरे को, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से हमारे पूर्वज बना के दिए, वो स्टाइल बना के दिए। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। सर क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के लिए कम है? भाई बहुत करते हैं गवर्नमेंट, हमारे इंडियन गवर्नमेंट बहुत कुछ करते हैं, बस उसका फ़ायदा कुछ लोग उठा नहीं पाते, कुछ लोग उठाते हैं। आप किस तरह का फ़ायदा उठाना चाहते हो उठाइए, हमेशा आते रहते, कुछ ना कुछ देते हैं। हर एक आजकल लोग न्यूज़पेपर पढ़ते कहाँ हैं? आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सबको लगता है कि मोबाइल में हर एक चीज़ मिल जाएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो तो आप उनका जो उनको जितना लगता है वो करते ही, इंडियन गवर्नमेंट तो करते हैं, या मेरे झारखंड गवर्नमेंट करता ही है। हर एक जगह में पूरा ऑल ओवर इंडिया में ललित कला एकेडमी बहुत कुछ करता है भाई, और हर एक जगह में उनका गैलरी म्यूज़ियम है, और हर एक, मेरे को लगता है हर 3 महीना 6 महीना में कुछ ना कुछ वो करते हैं। आप उस पर पार्टिसिपेट कीजिए, वो तो करते हैं, स्कॉलरशिप रहता है उनका, और काफ़ी बहुत अच्छा ही काम करते वो लोग। तो आप किस तरह से उनका फ़ायदा उठा रहे हो, वो आपका जिम्मेवारी है। सही बात है। सर आपको गोल्ड मेडल और काफ़ी सारे नेशनल लेवल रिकॉग्निशन भी मिले हैं, सो आप उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, ये तो मेरे को कभी नहीं सोचे थे कि मेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा, या ये सोच के हम कभी पार्टिसिपेट नहीं किए थे मेरे को गोल्ड मेडल लेना है। मेरे काम को गोल्ड मेडल मिला, एक्चुअल में मेरे को नहीं मिला। आप एक तरह से देखने जाइएगा तो मेरे काम को गोल्ड मेडल मिला, मेरे को नहीं मिला है। हम ये नहीं बोलेंगे, हालांकि मेरा नाम उस पर आया वो अलग बात है, लेकिन आप गौर कीजिएगा तो मेरे काम को मिला है गोल्ड मेडल। और वो मेरे को कहीं कहीं लगता है कि हो सके हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, अब मेरे को मिलना भी चाहिए, इसका सौभाग्य मेरे को प्राप्त होना चाहिए, तो उस माध्यम से मिला मेरे को। हम सिर्फ मेहनत किए हैं, मेरे को ये चीज़ मिलेगा करके उसका मेरे को कुछ उसके अलावा कुछ मेरे पास आए तो उसके लिए हम मेहनत नहीं किए, हम मेहनत करते गए। क्या मिलने वाला है, क्या रिज़ल्ट होगा, उसके लिए हम कभी कोशिश नहीं की मेरे को रिज़ल्ट क्या मिलने वाला, बस मेहनत करते गए, होते रहा। सर आज के यंग बडिंग आर्टिस्ट को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आर्ट में कैरियर बनाना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल बनाना चाहिए। आर्ट में कैरियर अगर आप नहीं बनाते हो, बाकी लोग काम कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है एक डॉक्टर जो सुई जो बनाता है वो भी तो फाइन आर्टिस्ट ही होता है, ठीक है। जो पहला डॉक्टर अगर देखा जाए माइकल एंजेलो, वो भी तो एक तरह का डॉक्टर है, वो बिना पढ़ा लिखा वाला डॉक्टर है। आज जो हम लोग सीख रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट में हो या विज्ञान के ओर पे, हड्डी के बारे में या किसी भी एनाटॉमी के बारे में जो पढ़ते हैं, वो माइकल एंजेलो का देन है ना, लियोनार्डो दा विंची का देन है। हेलीकॉप्टर 1400 ईस्वी सेंचुरी में बना चुके थे, बाद में हम लोग को मालूम चला कि ये एनाटॉमी तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का वो बना चुके थे, स्केलेटन बना चुके थे, वो तो खुद पढ़े लिखे थे जी। तो आपका प्रैक्टिस किस ओर जा रहा है उसके पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसा चल रहे हो, आप कितना घुसे हो अपना काम में। इसीलिए हम लोग को फाइन आर्टिस्ट बोला जाता है। फाइन मतलब गहराई, आप कितना गहराई में घुसना चाहे, आप जितना गहराई में घुसेगा उतना चीज़ आपको मिलेगा।
बस आपको पेशेंस तोड़ना नहीं है। भोजन पेशेंस तोड़ देता, काम खत्म हो जाता है। हाँ, बीच में गिव अप नहीं करना। हाँ, बस आपको खाली लड़ते रहना, बस अपने आप से लड़ते रहना, दूसरों से नहीं। सर, आपको जब अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ी तो आपको कोई स्ट्रगल या फिर कुछ ऑब्स्टैकल्स फेस करनी पड़ी थी? हाँ, काफ़ी करना पड़ा भाई। आर्टिस्ट का लाइफ जो होता है, एक विजुअल आर्टिस्ट का जो लाइफ होता है, या कोई भी आर्टिस्ट का, नॉट ओनली फॉर पेंटर, ठीक है, आर्टिस्ट का लाइफ होता ही है स्ट्रगल करना। ऐसा कौन आर्टिस्ट है जो स्ट्रगल नहीं किया है? आप मेरे को खाली आंसर दे दीजिए इसका। कौन आर्टिस्ट ऐसा है जो, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या कौन ऐसा आर्टिस्ट है जो स्ट्रगल लाइफ नहीं है? आर्टिस्ट का काम ही स्ट्रगल लाइफ है, वो स्ट्रगल करता ही रहता है। स्ट्रगल मीन्स खोज करना। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि धूप में जाके काम कर रहा है, उसको छाया मिला नहीं है ना, उसके पास छाता खरीदने का पैसा नहीं है, उसके पास ब्रश ये नहीं। स्ट्रगल का मतलब वो कितना खोज कर पा रहा है, ये स्ट्रगल करना ही है। आप अभी मेरे सामने बैठी हो तो स्ट्रगल कर रही हो। अभी आपका जर्नी तो यहाँ मेरे को लग रहा है यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो आप स्ट्रगल करने के लिए आप बैठे हो, सिंपल सा चीज़। या हो सके मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मेरे से सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो स्ट्रगल, ये तो आपका स्ट्रगल लाइफ है, सिंपल सा चीज़ है। एक क्विक रैपिड फायर करेंगे। ब्लैक कलर या मोनोक्रोम? देखिए, दोनों कलर जो है सपोर्टिव कलर, ब्लैक कलर को हम लोग सपोर्टिव कलर में गिनती आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कलर है ब्लैक कलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट कलर है। मोनोक्रोम का मीडियम एक अलग तरह का, एक ही कलर। देखिए, अगर बोला जाए ओरिजिनल मोनोक्रोम जो है, अगर देखा जाए तो एक ही कलर से सारा काम होता है। तो अगर बोला जाए तो ब्लैक कलर भी मोनोक्रोम है, कि हम ब्लैक कलर को कैसा बैलेंस कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ब्लैक कलर, आप एक तरह से सोचिए कि ब्लैक कलर एंड मोनोक्रोम दोनों सेम कलर है। सोचिए, आप मेरे को ब्लैक कलर दे दीजिए, हम ब्लैक कलर से ही पूरा पेंटिंग बना देंगे एक कोई, या मोनोक्रोम कोई भी एनी कलर, कोई भी एक कलर मेरे को दे दीजिए, आप कोई भी पेंटिंग बनाने बोलिए, हम बना देंगे। तो दोनों एक दूसरे का संपूरक है, दोनों माध्यम सेम है। सोचिए एक तरह का, आप एक कलर को क्या, आप मेरे को खाली सिर्फ व्हाइट कलर दे दीजिए और व्हाइट पेपर दे दीजिए, हम उसमें आपको पेंटिंग बना के दिखा देंगे। हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, हम अपना ब्रेन को कैसा यूज़ करें, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा कैनवास पूरा वाइट है, आप मेरे को वाइट कलर दीजिए, हम बना के दिखा देंगे पोर्ट्रेट या एनीथिंग, आप जो बोलिए बन सकता है, कोई इशू नहीं है। आर्ट आपके लिए परफेक्शन है या इमोशन? इमोशन, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन आएगा जब आपका इमोशन उसमें टच रहेगा, आपका फीलिंग्स टच होगा तो इमोशन अपने आप आएगा। उसके बाद अगर धीरे धीरे करके परफेक्शन का बात है, आप जब थकना बंद कर दोगे तो वो कम हो जाएगा। हाँ। परफेक्शन कम हो जाएगा, आपको थकना नहीं। आप कब तक काम करते रहोगे तब तक परफेक्शन आते रहेगा जी। ठीक है सर, ब्रश पेन या डिजिटल पेन? ब्रश पेन। ब्रश पेन। सर, आपके लिए आर्ट एक वर्ड में? आर्ट मेडिटेशन है, साधना है, एक तरह का साधना है। तो अब एक वर्ड आर्ट के लिए, एक वर्ड आप मत यूज़ कीजिए। आर्ट में बहुत ढेर सारा वर्ड यूज़ किया जा सकता। आर्ट जो है ना, मतलब इंग्लिश में शायद इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना, तो मतलब अत्यंत है। सोचिए, उसका कोई मतलब एंड नहीं। हर एक आदमी या हर एक टीचर हो या कोई भी हो, रिटायरमेंट है। आर्टिस्ट का भी रिटायर्ड नहीं होता है, वो जहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है एंड तक उनके पास वो चीज़ होता है जी। ठीक है, और लाइफ टाइम रहता है वो। हम रहे चाहे नहीं रहे, मेरा आर्ट तो जिंदा रहेगा ना। आर्ट से आपको याद करें? याद मेरे को HP मुखी, हरिपद मुखी से नहीं लोग जानेंगे, मेरे पेंटिंग से लोग मेरे को जानते हैं। पेंटिंग में मेरा सिग्नेचर हो चाहे नहीं हो, उससे सिग्नेचर मेरा नॉट ए कंपल्सरी। मेरा पेंटिंग देख के लोग समझ जाएंगे कि ये HP मुखी का पेंटिंग है, तो ये अनंत है जी। इसका एंड कुछ नहीं है। पर अब एक छोटा सा हटके गेम खेलेंगे हम। अच्छा। मैं आपको फूड के कुछ डिस्क्रिप्शंस बताऊंगी और आपको गेस करना है इनमें से वो फूड आइटम क्या है। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करें? ओके। ये उड़ीसा का फेमस डिश है, मीठा है और लॉर्ड जगन्नाथ को भी चढ़ाया जाता है। ये खाजा, ऐसे भी मेरा फेवरेट है। ये खाया है कभी? हाँ, ये 2 तरीक़ा से है मेरे हिसाब से। हम जब भी पूरी गए हैं तो बहुत ढेर सारा लेके आते हैं, और ये एक चीनी का टेस्ट का बनता है और एक गुड़ का बनता है और घी का बनता है जी। और ये जगन्नाथ जी को चढ़ाया भी जाता है, और ये बहुत ख़ास है। अब मेरे को लगता है कि हर एक इंडिया के जितने भी जो भी लोग हैं,
ये उन सबके लिए फेवरेट होता है, मेरे को लगता है ऐसे ही। जी। नेक्स्ट, बाहर से ग्रीन अंदर से रेड, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट पेंटिंग जैसा और गर्मी में सबका फेवरेट। ये तरबूज, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, ये आप बोलेंगे तो ये वाटर कलर में बहुत फेवरेट सब्जेक्ट, इनका जो टेक्सचर है, इनका जो कलर कॉम्बिनेशन जो है, रेड से धीरे धीरे करके पिंक शेड में गुजरता है और उसके बाद वाइट टोन होते होते और लाइट ग्रीन से लेकर डार्क ग्रीन में कन्वर्ट होता है और इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। वाटर कलर में एक्सलेंट निकलता है वर्क। हम लोग अपना बचपन याद करते हैं, जब ये इस तरह का तरबूज देखते हैं तो स्टिल लाइफ में ये काम आता है काम करने के। नेक्स्ट, छोटे छोटे गोल्डन डॉट्स एक साथ मिलकर एक परफेक्ट गोल शेप बनाते हैं, बिल्कुल एक डिटेल्ड पैटर्न जैसा। ये लड्डू, बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू आपके भी फेवरेट होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका वो क्या ऐसा फेवरेट स्वीट डिश है आपके लिए? मिठाई में क्या आपको पसंद है ज़्यादा? मेरा मिठाई में फेवरेट है काजू बर्फ़ी या अंजीर का बर्फ़ी। मेरा ऐसे ही अंजीर फेवरेट है, तो इसलिए अंजीर या काजू बर्फ़ी मेरा फेवरेट होता है। नेक्स्ट, लेयर्स, कलर्स, डेकोरेशन और क्रिएटिविटी, हर ओकेजन का स्टार, एक एडिबल मास्टरपीस। केक केक है ना, और स्पेशली फॉर चॉकलेट केक। चॉकलेट तो खैर जब भी चॉकलेट मुंह में डालती साथ बचपन ही याद आता है। लास्ट, ये एक ट्रेडिशनल ओडिया ड्रिंक है, स्पेशली समर में और फेस्टिवल्स में बनाया जाता है। थोड़ा रिफ्रेशिंग और थोड़ा सा डिवाइन टच भी है। वो बेल का शरबत? जी, बेल का शरबत ना। हाँ, बेल का शरबत हम लोग को लगता है कि साल में एक ही बार ही मिलता है और काफ़ी गर्मी में, और गर्मी में बहुत फ़ायदा होता है। और ये गॉडेस से भी लगाव रहता है जी, है ना, क्योंकि शिव जी को चढ़ता है इनका पत्ता। और ये जब हम लोग ड्रिंक बना के इनका पीते हैं तो एक गुड फील अंदर से आने लगता है। रिफ्रेशिंग भी है और गुड फील भी होता है। हर आर्टिस्ट के पीछे एक कहानी होती है और हर आर्टिस्ट अपनी दुनिया खुद बनाता है। आज के कन्वर्सेशन ने हमें सिर्फ आर्ट ही नहीं बल्कि उसके पीछे सोच और उसका जज्बा भी समझाया। थैंक यू सो मच सर फॉर इंस्पायरिंग अस एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।